नमस्कार, मैं हूं संचित श्रीवास्तव और लेक सिटी लाइव की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 39 लाख करोड़ का बजट संसद में पेश कर दिया है। आज हमारे पैनल डिस्कशन में हम बजट के उन सभी पहलुओं पर बात करेंगे जो हमारे और आपके जीवन में असर डालते हैं। इन पहलुओं को जानने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारी पहली मेहमान है शिखा यादव, जो कि BA-JMC सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, जो हमें बताएंगी हेल्थ, एजुकेशन और डिफेंस सेक्टर के बारे में। हमारे दूसरे मेहमान हैं पार्थ श्रीवास्तव, जो कि हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट और MSME सेक्टर के बारे में बताएंगे। हमारी तीसरी मेहमान हैं सृष्टि जैन, जो कि हमें एग्रीकल्चर और डिजिटल एसेट्स के बारे में बताएंगी। तो मैं आप तीनों का स्वागत करता हूं और मैं आपसे पहले आपके इनिशियल कमेंट जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से क्या रहे हिट्स और क्या रहे मिसेस इस बजट 2022 से। मैं शुरू करना चाहूँगा शिखा आपसे। Thank you, Sanchit, for inviting me. So this budget 2022 is all about digitalization. कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेलवेज हो, डिफेंस हो, एजुकेशन, हेल्थ, सब में एक डिजिटल अप्रोच देखने को मिली है। और जैसा कि एक ग्लोबल ट्रेंड भी है टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन, तो इंडिया इज़ टेलिंग वर्ल्ड कि हाँ, वी आर ऑल्सो वे अहेड इन प्लानिंग फॉर डिजिटलाइजेशन। दूसरी चीज़, 2 सालों से जो कोरोना पैंडेमिक से हमारी जो कंट्री निकल के आई है, वर्ल्ड वाइड ने जो इसका इफेक्ट झेला है, तो उसमें जो 3 जो आई थिंक जो प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू मी, जॉब क्रिएशन, इन्फ्लेशन और जो इनकम इनइक्वालिटी है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। तो उस पर उतना फोकस देखने को मिला नहीं है। और दूसरा, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मिडिल क्लास दोनों ही व्यू से बजट आई डोंट थिंक सो उतना खास है। और डिमांड पे ज़्यादा, इफ़ इकोनॉमिकली देखें तो डिमांड पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, लेकिन हुआ सप्लाई पर है। और काफ़ी दूरगामी बजट है, जैसे कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि 100 साल का विकास का विचार लिए हुए हैं। जी पार्थ जी, आपके पहले कमेंट्स। सबसे पहले संचित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके पैनल डिस्कशन में हम लोगों को इनवाइट करने के लिए। सो अगर मैं अपने पॉइंट्स रखूं इस बजट को लेकर, तो पिछले साल से कंपैरिजन करें तो ज़्यादा कुछ सुधार नहीं हुआ है, बट मेरे हिसाब से ये एक इन्वेस्टमेंट ड्रिवन बजट होगा, क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में 35% इंक्रीज़ हुआ है कंपैरिजन टू लास्ट ईयर को लेकर, और 7.5 लाख करोड़ रुपए जो एलोकेट किए गए हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को लेके। साथ ही में MSMEs के लिए ECGL पॉलिसीज़ को एक्सटेंड्स करके रखा हुआ है, जिससे उनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो MSME सेक्टर्स को लेके। और अगर कॉमन मैन की बात करी जाए तो वेलफेयर स्कीम्स जो चल रही थी उसमें थोड़े से उतार चढ़ाव हैं, लेकिन सीधे तौर पर अगर बोला जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और MSMEs पे ज़्यादा फोकस किया गया है। जी सृष्टि जी, आपके पहले कमेंट्स। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया संचित जी आपका। और अगर हम बजट की बात करें इस बार की, तो वो ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ पे फोकस करते हैं। हम जैसे बात करते हैं आजकल आत्मनिर्भर भारत की, तो उस पर बहुत फोकस हुआ जा रहा है और हाई इक्विपमेंट्स और हाई टेक्निक्स पे फोकस कर रहे हैं। तो अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में जाते हैं तो वहाँ पे किसान ड्रोन इंट्रोड्यूस हुआ है, जिससे आई थिंक फार्मर्स को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और नए स्टार्टअप्स, जैसे कि आजकल जो नई हमारी पीढ़ी है वो ज़्यादा फार्मिंग में नहीं इन्वेस्ट करती है अपने आप को, तो उनको वापस से फार्मिंग में लाने के लिए नए स्टार्टअप्स में भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट्स का। तो 30% टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ है विद 1% TDS के बारे में। एंड उसके बाद अगर हम जाए तो 5G की लॉन्चिंग होगी, इसकी ऑक्शंस होंगे इस बार। और फिर उसके बाद देखा जाए तो ये बात सही है कि हम आने वाले सालों का सोच रहे हैं, पर जो एक बेसिक नींव होती है वो हमें आज ही रखनी पड़ेगी, तो हमको आगे जाके बहुत फ़ायदा होगा। जी, आपने बात करी क्रिप्टो करेंसी की और डिजिटल एसेट्स पे सरकार ने 30% टैक्स इंट्रोड्यूस करा है इस बार। इसके पहले एक विरोधाभास देखने को मिल रहा था, बहुत जगह से खबरें आ रही थी कि शायद क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया जाएगा। सरकार ने क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन बिल भी लाने की बात कही थी। तो जो ये फैसला है डिजिटल एसेट्स पर 30% टैक्स का और 1% टैक्स अगर आप उसकी सीमा पार करते हैं, तो आप इस फैसले को किस तरह से देखती हैं? आपके हिसाब से क्या ये फैसला सरकार जो लाई है ये ज़रूरी फैसला था? क्योंकि इससे बहुत लोगों के मन में ये शंका भी आ रही है कि क्या सरकार ने इनडायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया है। देखिए, लीगल वही चीज़ होगी जो RBI के थ्रू पास आउट होती है। सबसे पहली चीज़ जो सबको जानना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, ये बहुत ज़रूरी मेरी तरफ से, मतलब मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ज़रूरी फैसला था, क्योंकि इससे जो हमारी इंडिया में लोग क्रिप्टो करेंसी को इन्वेस्ट करते हैं वो एक बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल हैं इंडिया में भी जो इन्वेस्ट करें, और अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो उसमें से भी इंडिया का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत ज़रूरी था, जिससे बहुत लोग रिलायबल हो पाएँ और ज़्यादा लोग इस चीज़ में इन्वेस्ट कर पाएँ, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी डिसीजन था। तो 30% जो टैक्स है, अगर मैं 100 रुपये इन्वेस्ट कर रही हूँ किसी भी चीज़ में, तो उसमें से मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो मुझे 3 रुपये जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा डिसीजन था।
जी, आप इसको सही डिसीजन मानती हैं। मैं शिखा जी आपके पास आना चाहूँगा। आपने हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के बारे में आपने इसके बजट को एनालिस करा है। तो हेल्थ का जो एक पिछले साल हमने सेकेंड वेव देखी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा भयावह थी हमारे देश में, और जिसमें बहुत सवाल हुए कि हेल्थ सेक्टर में बजट को काफ़ी इंक्रीज़ करना चाहिए। लेकिन जो मैं नंबर्स देख रहा हूँ, इसमें पिछले साल हमारा जो बजट था हेल्थ सेक्टर में, रिवाइज्ड एस्टीमेट जो थे वो 85,000 करोड़ के आसपास थे, जो कि इस साल बढ़ा के इसको 0.8% बढ़ा के 86,600-800 करोड़ कुछ करा गया है। तो आप इस फैसले को कैसे देखती हैं? आपको लगता है क्या कि बजट का जो एलोकेशन है वो कुछ ज़्यादा हो सकता था, या फिर आप इसको सही मानती हैं? अगर हेल्थ सेक्टर के बारे में देखा जाए तो ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। इतना मतलब ऐसे क्राइसिस से गुजरने के बाद केवल 0.8 ऐसा मार्जिनली इंक्रीज़ करना है इस सेक्टर में, तो ये एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग भी इट्स नॉट जस्टिफाइड। इसमें ज़्यादा एक्सपेंडिचर होना चाहिए था, जबकि मेजर अलग ही सेक्टर्स में करा है। तो हेल्थ भी उन मेजर जो एक्सपेंडिचर वाले सेक्टर्स है उसमें होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं है। अब ध्यान किस पे दिया गया है कि सारे जो अगेन सेम डिजिटलाइजेशन पे ध्यान दिया गया है, जैसे कि ओपन प्लेटफॉर्म फॉर नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को रोल आउट किया जाएगा, और जिसमें डिजिटल रजिस्ट्रीज फॉर हेल्थ प्रोवाइडर्स, हेल्थ फैसिलिटीज़, यूनिक हेल्थ आइडेंटिटी और यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज़। तो एक पूरा डिजिटल नेक्सस बनाया जा रहा है मेंटल हेल्थ के लिए, और मेंटल हेल्थ का काउंसलिंग, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है। 23 इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्पेसिफिकली इसी पर काम करेंगे, उन्हें भी मर्ज किया जाएगा कि कैसे वो साथ मिलकर और अच्छे से काम कर सकें। और रूरल एरिया में भी काफ़ी काम किया गया है। इस सेक्टर में एलोकेट किया है 75,000 रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, उन्हें ओपन किया जाएगा। और नई बीमारियों की रिसर्च को लेकर भी ध्यान दिया जाएगा कि जैसे अभी कोरोना महामारी से हमारा देश गुजरा है, तो और कोई ऐसी जो बीमारियां आए तो उसके लिए भी रिसर्च के लिए एलोकेट किया गया है स्पेसिफिक बजट। और स्वच्छ हवा पर काफ़ी फोकस किया गया है, जैसे दिल्ली में अभी बहुत पॉल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा हो गया था, तो एक स्मॉल पोर्शन हवा के लिए भी है, स्वच्छ हवा के लिए। और आंगनवाड़ियों को अपग्रेड किया जाएगा जिससे पोषण पर ध्यान दिया जा सके। और नारी शक्ति 3 स्कीम्स भी लॉन्च हो रही है जिसमें विमेन एंड चिल्ड्रन दोनों की हेल्थ केयर पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन अगर हम कॉन्स की बात करें तो वैक्सीनेशन के लिए खर्च हुआ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए इतना कुछ खास नहीं है इस बजट में। स्मॉल पोर्शन एलोकेट किया है जो कि सफिशिएंट नहीं है, और इसको अलग से इम्पोर्टेंस देना चाहिए था रिसर्च को, क्योंकि नई डिसीजेस जैसे आती हैं तो हमें ऑलरेडी प्रिपेयर रहना चाहिए, तो इस पर फोकस होना चाहिए। और तनाव ना हो इसके लिए मेंटल हेल्थ पर फोकस है, बट मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम आए ही ना तो ऐसा प्रिवेंशन के लिए एक अलग होना चाहिए। जी, ओवरव्यू। पार्थ जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। सरकार ने इस बार जो एक बहुत बड़ा चंक है अपने बजट का वो दिया है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। जी, पिछले साल से अगर हम उसका राइज देखें तो पिछले साल 5.5 लाख करोड़ के आसपास सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को दिया था, जो कि इस साल बढ़ा के उसको 35% का राइज दिया है, 7.5 लाख करोड़ का एलोकेशन किया है अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। तो ये डिसीजन को आप किस तरह से देखते हैं? ये कैपेक्स का जो एक राइज हुआ है, ये क्या आप इसको सही मानते हैं, और इसका आज के दौर में क्या प्रासंगिकता है इस डिसीजन की? जी, तो संचित जी काफ़ी सही कहा आपने कि इस बार जो है 35% से इंक्रीज़ हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और पिछले साल से कंपैरिजन किया जाए तो सिर्फ 2 लाख करोड़ ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। इस साल हम इसको एक अच्छे पॉइंट के लिए इसलिए देख सकते हैं क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर से हम जो बेरोज़गारी का जो दर है जो काफ़ी बढ़ता जा रहा है उसको कम कर सकते हैं और स्टेबल कर सकते हैं। पिछले साल हमने देखा कि 2 सालों में फाइनेंशियल ईयर्स में काफ़ी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पे फोकस किया गया था, बट कोविड के कारण हम लोग जॉब से फोकस नहीं कर पाए थे और हेल्थ सेक्टर पे हमारा जो झुकाव था वो ज़्यादा था। बट इस साल ये कोशिश बिल्कुल रहेगी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के बढ़ते हुए 35% इंक्रीज़ के कारण जॉब्स पे काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आ सकती है, क्योंकि 90% जो लोग हैं हमारे यहाँ के वो इनफॉर्मल सेक्टर पे काम करते हैं और 10% जो है फॉर्मल सेक्टर पे काम करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब्स ही ज़्यादा मिलेंगी, बट इनफॉर्मल सेक्टर्स पे इंक्रीज़ काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। और एक चीज़ और होती है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पे अगर आप ₹1 इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको जीडीपी पे 2.5 से लेके 4.8 तक का आपको एक रिटर्न देंगी। और अगर हम इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पर कंपैरिजन करें तो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, क्योंकि अगर आप ₹1 इन्वेस्ट करेंगे तो वो 0.5 या ₹1 तक का ही आपको रिटर्न देगा।
तो मेरे हिसाब से कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का जो इंक्रीज़ हुआ है वो हर जो सेक्टर्स हैं उस पर काफ़ी अच्छे से हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, स्पेशली जॉब्स की ओर पे। जी, तो आपने बोला कैपिटल एक्सपेंडिचर से जॉब्स क्रिएशन में मदद मिलेगी। इस पे एक मेरा काउंटर सवाल आपसे ये था कि पिछले साल अगर हम देखें 2020-21 का बजट था, तो उसमें सरकार ने उस साल भी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था जो 21-22 के बजट में, उसमें 34% का राइज था और इस साल 35% का राइज है। लेकिन अभी पिछले 2-3 सालों से जो देखने को मिल रहा है कि युवाओं में एक आक्रोश देखने को मिलता है कि बेरोजगारी का एक जो दर है अपने देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अगर पहले भी कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस करा गया था, इस बार भी करा गया है, तो जॉब्स कहाँ हैं? मतलब अभी भी जॉब्स का जो एक दर है वो अपने देश में भी, हालांकि हमारे पास कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, CMI के डेटा से पता चलता है हमें कि बेरोजगारी दर लगातार बढ़ता जा रहा है। जी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर जॉब क्रिएशन में हेल्प कर रहा है तो सवाल यही है, जॉब कहाँ है? देखिए, जैसा अपना पहले भी आपको कहा है कि 2019-20 और 21-22 जो थे हमारे, वो 2 साल काफ़ी कोविड से होकर गए हैं, क्योंकि बीच में 1 साल पूरा हमारा लॉकडाउन में चला गया था। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पे काफ़ी बात हुई थी बजट में, उसका इंक्रीजिंग हुआ था, बट हम लोग अब अगर आप सोचेंगे इसको बैठ के, तो आदमी हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करेगा, क्योंकि महामारी खूब ज़्यादा फैली हुई थी, काफ़ी ज़्यादा पीक पर केसेस जा रहे थे, तो आदमी जॉब नहीं, अपनी पहले सेफ्टी रखेगा। तो उस समय का जो सिचुएशन थी वो ये नहीं थी कि हम जॉब प्रोवाइड करें, सबसे पहले सेफ्टी प्रोवाइड करना ज़्यादा था। तो मेरे हिसाब से अब कोविड से अब हम लोग, जैसे तीसरी लहर अब जा चुकी है, ऐसा अभी अनुमान है, और पीक जो कि जा चुका है, और अब स्टेबिलिटी हमें दिखने को मिल रही है। तो इस साल मेरे हिसाब से अगर हम देखें तो जॉब्स पे अब जो है एक राइज होगा, जो कि पिछले साल में नहीं हो पाया था, क्योंकि कोविड के चलते काफ़ी जॉब्स में ही नहीं, हर सेक्टर में, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, बिजनेस हो, जो भी हो, उन सब में एक झुकाव हुआ था। बट अब जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर अब 35% हो गया, जैसा आपने कहा 34 था, अब 1% और इंक्रीज़ हुआ है। तो इस साल जो है अब जॉब्स में हम आगे देखने को मिलेंगे। जी, मैं जॉब से रिलेटेड एक मसला है एजुकेशन को मानते हैं हमारे देश में कि एजुकेशन और हेल्थ पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। एजुकेशन को जो इस साल का बजट है वो तकरीबन 10,000 करोड़ से इंक्रीज़ करा गया है। पिछले साल 94,000 के आसपास बजट था, 94,000 करोड़ माफ़ कीजिएगा, और इस साल 1,04,000 करोड़ के आसपास बजट दिया गया है एजुकेशन में। एजुकेशन में काफ़ी वादे करे गए हैं कि डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ का क्रिएशन होगा, ई विद्या की बात करी जा रही है। तो शिखा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एजुकेशन में जो रिफॉर्म्स करे हैं गवर्नमेंट ने इस बजट में, उसको आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें उनके फोकस एरियाज़ को देखना होगा। जैसे कि जो ई विद्या प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें जो चैनल्स हैं वो 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल्स कर दिए गए हैं क्लास 1 से लेकर 12 तक। तो इससे स्टेट्स को भी मदद मिलेगी कि वो अपने रीजनल लैंग्वेजेस में भी स्टूडेंट्स को घर बैठे वो शिक्षा मुहैया करा सकेंगे। तो ये एक टाइप से बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव है, स्पेशली जो कोविड टाइम्स में जो बच्चों का जो एजुकेशन छूट गया था, जो कमियाँ उन्हें मुश्किल आई थी घर बैठे एजुकेशन रिसीव करने में, तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा जो डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ सेटअप की जाएंगी, और ना कि सेटअप की जाएंगी, उन्हें इंटरलिंक भी किया जाएगा ताकि उन्हें अच्छे से कनेक्ट करके रखा जा सके। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ का भी सिलेबस को रिवाइज़ किया गया है। जो न्यू टॉपिक्स हैं लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेट ज़ीरो बजट और मॉडर्न डे एग्रीकल्चर एरियाज़, जैसे इन एरियाज़ पर फोकस किया जाएगा। और ये अच्छी बात है कि एनिमेशन, गेमिंग, विजुअल इफ़ेक्ट्स के फील्ड में भी प्रोत्साहन देने के लिए एक टास्क फोर्स सेटअप की जाएगी। और 5 शिक्षा संस्थानों को 250 करोड़ रुपए एलोकेट किया जाएगा स्पेशली, ताकि वो फोकस कर सके रिसर्च वगैरह फील्ड्स में। अब कमियां देखें तो डिजिटल शिक्षा इम्प्लीमेंट करने से पहले एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने पर भी फोकस होना चाहिए, क्योंकि कई ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास डिजिटल एसेट्स ही नहीं है। अगर एसेट्स हैं भी तो वो एजुकेशन में यूज़ नहीं करते हैं। तो पहले जो बेस बिल्डअप करने पर ध्यान देना चाहिए, रादर देन आप उनको डिजिटल शिक्षा के जो भी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तो उस पर जितना ध्यान देना चाहिए था, आई थिंक उतना नहीं दिया गया है। और पिछले एजुकेशन बजट से जो जितना एक्सपेंडिचर एलोकेट किया गया था उससे कंपेयर करें तो पहले न्यू स्कूल्स और जो लैब बिल्डअप फैसिलिटीज़ उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था, लैब एक्सटेंशन एंड न्यू स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जिसके बारे में कुछ भी बात नहीं की गई इस बजट में। तो इन शॉर्ट, पैंडेमिक में जो एजुकेशन का लॉस हुआ था तो उसको डिजिटलाइजेशन से ही कोप अप करने का इसमें है पूरा प्रावधान। तो डिजिटलाइजेशन पे फोकस करा गया है आपके हिसाब से बजट पे। सृष्टि जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि किसानों का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा देश में, 1 साल से ऊपर उन्होंने प्रोटेस्ट करे दिल्ली में। तो ये माना जा रहा था कि चुनाव भी आने वाला है 5 राज्यों में, तो माना जा रहा था कि ये जो बजट होगा वो
कम से कम एग्रीकल्चर में एक एक्सपोनेंशियल राइज देखने को मिल सकता है हमें, जो कि देखने को मिला नहीं। पिछले साल के बजट के मुकाबले सिर्फ 2.5% का जो कि इंक्रीज़ हुआ है इस बार एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो आप एग्रीकल्चर सेक्टर का जो बजट है उसको किस तरह से देखती हैं? आपके हिसाब से उसका क्या प्रासंगिकता है आज के दौर में? ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्जिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, बट बहुत मार्जिन से ही इंक्रीज़ हुआ है बजट। बट अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें दूसरी भी करी हैं गवर्नमेंट ने, लाइक किसान ड्रोन जिसकी मैंने बात करी थी वो भी इंट्रोड्यूस है। उससे बहुत सारी चीज़ें होगी, लैंड का रिकॉर्ड रख सकते हैं, और जैसे कि हम डिजिटली की ओर बढ़ रहे हैं तो उससे भी बहुत फ़ायदे होंगे। इसमें हमारी क्रॉप का हम असेसमेंट कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो फार्मर्स को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। फिर उसके बाद हम स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड्स भी कर सकते हैं हमारे ड्रोन की मदद से। तो बहुत सारी चीज़ें इस एरिया में भी होगी। फिर अगर हम बात करें तो एक PM गति शक्ति लॉन्च होगा जिसमें 100 न्यू लॉजिस्टिक आउटलेट्स बनेंगे, जिससे जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंच पाएंगी एग्रीकल्चर वाली चीज़ें। और उसके अलावा भी जो बहुत सारी चीज़ें नुकसान होते थे वो नुकसान कम होगा, और ईज़िली अब गति शक्ति के थ्रू क्या हो रहा है, 100 लॉजिस्टिक आउटलेट्स बनेंगे तो ईज़िली एक जगह से दूसरी जगह सामान जा पाएगा, जो अभी तक बहुत दिक्कतें देखने को मिल रही थी। तो हाँ, बजट का इतना मार्जिन नहीं था, बट दूसरी चीज़ें भी हैं जो इसको ओवरकम भी कर देती हैं। जी, आपने ऐसे कुछ पॉजिटिव्स बताए। मैं थोड़ा आपकी नज़र डालना चाहूँगा जो बजट जो डिक्रीज़ हुए हैं एग्रीकल्चर में, क्योंकि एक बहुत ही अहम मुद्दा है एग्रीकल्चर का। तो सबसे मेन जो एक मुद्दा था जो है खाद का। अभी अखबारों में भी कुछ खबरें आई थी कुछ दिनों पहले कि खाद की बहुत लाइनें लग रही थी जगह जगहों पर, और किसान काफ़ी परेशान थे उसमें। तो जो फर्टिलाइज़र सब्सिडी, खाद सब्सिडी का जो बजट था, जो रिवाइज एस्टिमेट थे 2021-22 के, वो तो 1,40,000 करोड़, जो कि इस साल घटाकर 1,05,000 करोड़ कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी जो कटौती करी गई है इसमें। दूसरा मैं आपसे जानना चाहूँगा मनरेगा का बजट जो था, जो मनरेगा का बजट जो पिछले साल 98,000 करोड़ दिया गया था, उसको भी घटा करके 73,000 करोड़ पे ले आया गया है। तो ये दो मुद्दों पे आप मुझे बताइए कि इस पे जो कटौती करी गई है तो क्या इस पे किसानों को बोझ पड़ेगा? देखिए, फर्टिलाइज़र्स की जो पहले आपने बात कही वो बिल्कुल सच है। अभी हम अगर इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो भी बहुत चीज़ें हो रही है, अप डाउन हो रहा है। सो ये जो है ये हमारा फाइनल नहीं है, ये एस्टिमेटेड बजट निकला है, और आपने जो बात करी वो रिवाइज्ड के बाद आया है। सो हो सकता है आगे पीछे अगर इंटरनेशनल मार्केट में कुछ चेंजेस आए तो हमारा ये वाला जो बजट है इसमें भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं, अप डाउन्स हो सकते हैं बिल्कुल। और अगर हम बात करें मनरेगा की, जो एक आई थिंक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा वाला एक्ट माना जाता है। सो पहले इसका अगर हम देखें तो 98,000 करोड़ इसका था, एंड अब 73,000 करोड़, जो कि 25% लेस अब इसमें इन्वेस्ट करा है। तो इसके 2-3 रीज़न हो सकते हैं। अगर देखा जाए कि बिहार और आंध्र प्रदेश को अगर हम छोड़ दें तो ये स्कीम जो थी ये ज़्यादा इतना पॉपुलर नहीं हो रही थी दूसरी जगहों पे, और पिछले साल क्योंकि लॉकडाउन था तो ज़्यादा लोग माइग्रेट नहीं कर पाए एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसके कारण ये स्कीम जो है मे बी ज़्यादा अच्छी इनिशिएट हो पा रही है उन जगहों पे। पर अब क्योंकि ऐसा हम बोल रहे हैं कि जो हमारा कोविड है वो एक तरीके से मतलब एंड पे आ गया है, तो अब हो सकता है इसलिए उनका बजट कम कर रहा हूँ। और उसके बाद एक और चीज़ है, जहाँ पे हम मनरेगा की बात करते हैं तब एक चीज़ हमारे दिमाग में आती है सबसे ज़्यादा कि एम्प्लॉयमेंट जो है उस पर पता चलता है कि कितने लोग एम्प्लॉयड है और कितने अनएम्प्लॉयड। सो मनरेगा में जो अब ये कम इन्वेस्ट करा है ये एक तरीके से पॉजिटिव साइन भी हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब जो नए एंटरप्रेन्योर्स है वो डेवलप हो रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ से जाती जा रही है धीरे धीरे। आपने बोला कि डिमांड कम हो रही है, मोटा मोटा आपने ये पॉइंट बोले कि डिमांड जो है कम हो रही है मनरेगा में, इसीलिए सरकार ने बजट कम किया है। जी, ये आपने पॉइंट सही बोला कि मनरेगा में ज़्यादा अगर लोग अप्लाई कर रहे हैं तो ये एक इकोनॉमिकली सही साइन नहीं है। लेकिन जो मेरे पास डेटा है, जो मनरेगा की साइट पे जो लोगों ने डिमांड करी काम की, वो दिसंबर 2018 से अगर दिसंबर 2021 का हम कंपेयर करें तो 1.9 करोड़ हाउस होल्ड्स ने 2018 दिसंबर में मनरेगा में अप्लाई करा था जॉब के लिए, जो कि बढ़ के 2.4 करोड़ हाउस होल्ड्स हो गया है दिसंबर 2021 में। तो डिमांड तो क्लियरली बढ़ रही है। तो बजट का जो एलोकेशन कम करा गया है इसके पीछे कोई रीज़न समझ में नहीं आता, क्योंकि अगर डिमांड बढ़ रही है तो फिर इसमें बजट में कटौती, मतलब क्या इसका रीज़न रहा होगा? देखिए, एक जो मैंने चीज़ कही थी ये एस्टिमेटेड है पहली बात, तो ये रिवाइज्ड हो सकता है। एंड सेकेंडली अगर डिमांड इंक्रीज़ होगी तो हम बजट भी इंक्रीज़ कर सकते हैं गवर्नमेंट जो है। सो ऐसा कोई वो नहीं है कि अभी जो है वही फुल एंड फाइनल चीज़ हो गई है। तो जैसे जैसे डिमांड अगर किसी चीज़ की इंक्रीज़ होती है तो गवर्नमेंट उस चीज़ में भी ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आपने बताया इसके बारे में। अब एक बात बहुत होती है बजट में हमेशा, इनकम टैक्स के बारे में। हमेशा जब बजट आते हैं अक्सर तो आम जनता ये देखती है कि इनकम टैक्स में क्या कटौती हुई, क्या बढ़ोतरी हुई। इस बार इनकम टैक्स का बहुत कम जिक्र हुआ और ना के बराबर जिक्र हुआ।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने भाषण में ना के बराबर इनकम टैक्स का जिक्र करा। तो मैं शिखा जी आपसे जानना चाहूँगा कि इनकम टैक्स में जो कोई चेंज नहीं हुआ है, उस फैसले को आप किस तरह से देखती हैं? बहुत इसके दो एक ओपिनियन आ रहे हैं। एक तरफ से लोग बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है देश में, लोगों की सैलरी में कटौती हुई है, तो इनकम टैक्स कम होनी चाहिए थी। दूसरी ओर सरकार का ये कहना है कि हमने इनकम टैक्स कम बढ़ाया नहीं, क्योंकि हम इसको इनकम टैक्स बढ़ाने का भी सोच सकते थे, लेकिन हम जनता पे एक बोझ नहीं डालना चाहते थे, तो इसलिए हमने इनकम टैक्स पे कोई छेड़छाड़ नहीं करी। आप इस फैसले को कैसे देखती हैं? 2 सालों से इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि जैसे क्राइसिस को देखा जाए तो बदलाव होना चाहिए था। अगर कॉरपोरेट सरचार्ज को 12% से 7% कर सकते हैं, तो इनकम टैक्स स्लैब में क्यों नहीं चेंज कर सकते हैं? उसे डेफिनेटली थोड़ा सा एग्जेम्पशन उसमें मिलना चाहिए था, ताकि राहत मिल सके लोगों को, जो कि बिल्कुल नहीं दी गई है। और इस चीज़ को ये राहत तो नहीं मान सकते कि 2 साल से आपने कुछ बदलाव नहीं किया है तो इसी को राहत मान लो, इसको राहत थोड़ी माना जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो चेंजेस होने चाहिए थे इनकम टैक्स स्लैब में। फॉर एग्जांपल एग्जेम्पशंस और जो इंश्योरेंस ATC में जो 2 लाख रुपए का दिस काइंड ऑफ रिलीफ्स कुड बी गिवन, ये एक्सेम्पशंस दिए जा सकते थे, लेकिन इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। जस्ट एज इट इज़ 2 सालों से कोई चेंज नहीं था, तो इस बार भी कोई जिक्र ही नहीं किया गया है जी। पार्थ जी, अब मैं आपके पास आना चाहूँगा। पिछले बार का जो बजट था, उसकी जो मेन हाईलाइट मानी जा रही थी वो था निजीकरण, डिसइन्वेस्टमेंट और निजीकरण की ओर बहुत ध्यान दिया गया था। पिछली बार सरकार ने एक अपना लंबा चौड़ा बजट बनाया था कि 1,75,000 करोड़ के आसपास हम निजी विनिवेश में खर्चा करेंगे और इस पर हम मतलब फोकस करेंगे सिरे में। वो निजीकरण इस बार कहीं ठंडे बस्ते में दिखा हमें। इस बार निजीकरण पे ज्यादा बातें हुई नहीं। पिछली बार LIC के IPO पे बात हुई थी, इस बार उस पर भी कोई ज्यादा जिक्र नहीं हुआ। तो इसको आप कैसे देखते हैं? निजीकरण पे क्या सरकार पीछे हट रही है? जी, अभी तो फिलहाल मुझे भी ऐसे लगता है, जिस तरह से आपने अभी पॉइंट कहा है कि ठंडे बस्ते में डाल के रखेगी, क्योंकि 1,75,000 करोड़ का एक बजट एलोकेट किया गया था, बट इस बार उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और 1,75,000 को कम कर 58,000 करोड़ कर दिया गया है, और अगले साल के लिए इसको 65,000 करोड़ करके रखा हुआ है। इसके पीछे की अब क्या बात होगी ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये ज़रूर एस्टिमेटेड बताया गया है कि इस साल अगर वो LIC का जो IPO है उसको वो 5% या तो इस साल कर देंगे या अगले साल जो है 5% FPO में कर देंगे। दूसरी चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एयर इंडिया जिस तरीके से ट्रांसफ़र हो चुकी है टाटा को, तो गवर्नमेंट ने खुद ही अपने 51,000 करोड़ जो पहले से उन पे जो लोन्स थे या जो भी थे, वो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से 51,000 करोड़ तो पहले दिए, उसके बाद फिर वो दूसरी जगह पे गया। तो इस साल तो काफ़ी मुश्किल है, और अगले साल भी जिस तरीके से एस्टिमेटेड 65,000 करोड़ का जो उन लोगों ने डिसइन्वेस्टमेंट का जो लेके रखा हुआ है वो इतना ही है। तो इस साल भी ये ठंडे बस्ते में ही होगा। अब देखना ये है कि आगे क्या सरकार इस पर आगे करेगी। जी, मैं MSME सेक्टर के बारे में भी आपसे जानना चाहूँगा कि MSME सेक्टर की भी बहुत बात हुई थी। सरकार ने जो उनकी इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लोन स्कीम थी वो लॉन्च करी थी कोरोना रिलीफ पैकेज के समय में, तो उसको एक्सटेंड करा गया है इस साल। तो आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? MSME सेक्टर जो काफ़ी एक रोजगार माना जाता है कि बहुत रोजगार प्रोवाइड करता है काफ़ी लोगों को, तो MSME सेक्टर्स में जो रिफॉर्म्स किए गए हैं और जो उसमें डिसीजंस लिए गए हैं, आप उसको कैसे देखते हैं? जी, ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है MSME है, ये कोविड के कारण काफ़ी बहुत निचले पे चली गई थी, क्योंकि उनका कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा था, और कोविड के टाइम पे टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और ऐसे कई सारे सेक्टर्स थे जो कि काफ़ी हद तक काफ़ी नीचे चले गए थे। तो MSME के लिए जो ECLGS जो पॉलिसी है उसमें 5 लाख करोड़ की जो एक्स्ट्रा गारंटीड लोन मिला है उन लोगों को, जो कि एक्स्ट्रा कोलेटरल नहीं लेगा उन लोगों के लिए। तो MSME में इनको काफ़ी ज़्यादा हद तक एक अपॉर्चुनिटी उनके लिए है, जो कि आगे चल के इस साल में काफ़ी स्टेबिलिटी उनको मिलेगी। दूसरी ओर उन लोगों ने 50,000 करोड़ और हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म को बूस्ट अप करने के लिए कराए, क्योंकि कोविड के कारण हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म में काफ़ी डाउनफॉल आया था। तो इसके अलग से हटके भी 50,000 करोड़ जो हैं हॉस्पिटैलिटी के लिए दिए गए। MSME में हर सेक्टर में जो भी स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं उन सबको लोन गारंटी दिया हुआ है, जो कि ऑलरेडी उनका जो चल रहा था उसके बिना एक्स्ट्रा कोलेटरल उनके लिए नहीं ली जाएगी। तो ये जो ECLGS की जो उन्होंने जो इंक्रीजन किया हुआ है 5 लाख करोड़ का, वो काफ़ी अच्छा है। जी, अब बात करते हैं रेलवेज़ की और डिफेंस की। तो शिखा जी, डिफेंस को हर बार की तरह इस बार भी एक अच्छा मोटी रकम मिली है, तो थोड़ा आप बताइए डिफेंस सेक्टर में और रेलवेज़ में क्या करा है सरकार ने इस बार, उसमें बजट एलोकेशन कैसा रहा?
रेलवेज उन सेक्टर्स में से है जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया गया है, और जो बजट की हाइलाइट्स में ज़्यादातर चीज़ें आपने रेलवेज़ की ही देखी होंगी, जैसे कि 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन्स को अगले 3 सालों में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को कवच टेक्नोलॉजी, जो कि एक इंडिजिनसली बिल्ड टेक्नोलॉजी है, तो उसके थ्रू रूल आउट किया जाएगा। और 400 एनर्जी एफिशिएंट ट्रेन्स हैं, उन्हें अगले 3 सालों में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। उसके अलावा जो हाईवेज नेटवर्क है उनको भी एक्सपेंड किया जाएगा। 25,000 किलोमीटर हाईवे जो हैं वो ट्रैक आउट किए जाएंगे। और उसके अलावा 1 प्रोडक्ट 1 रेलवे स्टेशन को भी पॉपुलराइज किया जाएगा। तो ये जो मेजर जो हाइलाइट्स थी वो आपने देखा होगा कि रेलवे सेक्टर की थी। और डिफेंस अगेन वन ऑफ द सेक्टर जिसमें सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है, अराउंड 5.25 लाख करोड़ एक्सपेंड किया है बजट में से। तो और इस डिफेंस की बात करें तो जो सेल्फ रिलायंस कैपेबिलिटी को एनहेंस करने पर ज़्यादा जोर दिया गया है डिफेंस में। और जो लोकल इंडस्ट्री है उन्हें भी बूस्टअप किया जाए कि वो भी जो जितने भी जो एफिशिएंट जो मशीनरीज हैं उनको बिल्ड खुद कर सके, तो सेल्फ रिलायंस के ऊपर ही फोकस किया गया है। और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी बूस्टअप किया गया है, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। और कैसे प्राइवेट इंडस्ट्री को इन सब चीज़ों में लाए, क्योंकि अभी तक होता क्या था, गवर्नमेंट के ही थ्रू अप्रूव जो 1-2 इंडस्ट्री थी वही इसमें सारा एक्सपेंड करती थी और इन्वेस्ट करती थी, और वही सब मेकअप करती थी जो भी उनके होती थी मशीनरीज। तो प्राइवेट इंडस्ट्री को भी एक टाइप से ट्राई किया जाएगा कि वो भी इस क्षेत्र में आए और गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करे। जी, तो मैं फिर से एक बार, आपने जैसे रेलवे का बताया और आपने डिफेंस का बताया, बट जो एक सेक्टर जिस पे मुझे बात हजम नहीं हो रही है वो एग्रीकल्चर सेक्टर। तो शिखा जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, सृष्टि जी ने अपने पॉइंट्स बताए, आप भी मुझे एक बात बताइए, एग्रीकल्चर में क्या कुछ ऐसी कमियां रह गई कि जिसको सरकार देख सकती थी? मतलब ऐसे कौन से सॉल्यूशंस थे जो हमें नहीं मिले इस बार बजट पे, खास करके कृषि क्षेत्र को देखा जाए तो? बिल्कुल, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो बातें करी गई हैं, और अगेन डिजिटलाइजेशन वाली की ड्रोन को रेंट आउट किया जाएगा जिससे कि जॉब भी इंक्रीज़ होगी, डिजिटलाइज किया जाएगा पूरा जो मैकेनिज़्म है उसको लेकर। लेकिन जब तक आप एग्रीकल्चर को, एक तो जो एमएसपी को प्रभावी बनाने की बात कही थी गवर्नमेंट ने, तो उसको लेकर इस बजट में कोई भी मेंशन नहीं है। तो जैसे उन्होंने लेफ्ट आउट ही कर दिया है। जस्ट 2.47 लाख है कि एमएसपी वीट और पैडी को ही दी जाएगी। इसके अलावा जो बाकी 23 क्रॉप्स है जो भी एमएसपी के अंदर आते हैं उनका क्या, उसके बारे में कोई मेंशन नहीं है। और दूसरा जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो आगे तभी बढ़ाया जा सकता है जब उसे कैसे कॉरपोरेट के साथ मिलकर काम कर सके, इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए। जब तक किसान को यही नहीं पता होगा कि उनका प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे लेके आना है, तब तक एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्टअप उतना नहीं किया जा सकता। तो एक ये इनिशिएटिव की ज़रूरत थी जो कि हमें देखने को नहीं मिली है। जी, तो इसी बीच हमारे पास काफ़ी सवाल आ रहे हैं हमारे दर्शकों के, तो हम कुछ दर्शकों के सवाल भी ले लेते हैं। मेरा ये सवाल है, देश भर में बेरोजगारी को लेकर युवाओं में एक आक्रोश है, क्या सरकार ने इस बजट में उनके लिए कुछ प्रावधान लाए हैं? पार्थ जी, मैं आपसे इसका जवाब जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करी, तो इस सवाल का आप जवाब दे पाए तो। जी संचित जी, जैसे मैंने पहले भी अपनी बातों पे कहा है कि कोविड के चलते कैपिटल एक्सपेंडिचर का इंक्रीजन जो हुआ था वो देखा नहीं गया था। बट अब जैसे जो सिचुएशन है वो नॉर्मल हो चुकी है, तो अब इस साल जो निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट में कहा भी था कि 60 लाख नौकरियां जो हैं अगले 5 साल तक युवाओं को दी जाएंगी। और मैं वापस रिपीट करूंगा कि जो 90% जो लोग हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं कंपैरिजन टू फॉर्मल सेक्टर। सो कोविड के बाद जो नॉर्मल सिचुएशन हुई है, तो 35% इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज द जॉब एज वेल फॉर द इंडिविजुअल्स और जो हमारे युवा हैं। तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है। बेरोज़गारी का दर वैसे तो बिल्कुल एकदम से कम नहीं होगा, बट हाँ हम देख सकते हैं इस साल और अगले साल का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो काफ़ी हद तक हम देख सकते हैं कि नौकरियां लोगों को मिलेंगी। जी, और सवाल पे हम आना चाहेंगे। मेरा सवाल ये है कि सरकार ने अपने बजट में ई विद्या की घोषणा करी है, तो आखिरकार ये ई विद्या है क्या? जी, शिखा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने एजुकेशन के बारे में समझाया, तो आप इसका जवाब दे सके तो। जी, एक ई विद्या एक गवर्नमेंट प्रोग्राम है जिसके अंदर जो कैसे घर बैठे जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन मिल सके, इस पर ध्यान दिया गया है। तो जो पहले जो चैनल्स थे वो 12 थे, तो उसे 200 तक इंक्रीज़ किया गया टीवी चैनल्स, जिस पे क्लासेस 1 से लेके 12 तक
जो उनके जो भी पूरे एजुकेशनल मटेरियल्स हैं वो पढ़ाए जाएंगे। तो ये इसको इंक्रीज़ किया गया है और इससे स्टेट को फ़ायदा मिलेगा कि वो अपने रीजनल लैंग्वेज में स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए, उनका सप्लीमेंट्री जो एजुकेशन है उस पर ध्यान देने के लिए। जी, आइए अगला सवाल देखते हैं। मेरा ये सवाल है, एग्रीकल्चर में मनरेगा के बजट को कम कर दिया गया है, तो इस फैसले के पीछे की क्या वजह होगी? जी सृष्टि जी, आपने मनरेगा के बारे में बताया, तो इस सवाल का अगर आप जवाब दे पाएँ तो। यस, ये बिल्कुल सही बात है कि मनरेगा का जो बजट था, जैसे कि मैंने पहले बताया था 98,000 करोड़ जो था उससे 73,000 करोड़ हो गया, जो कि 25% लेस है। तो ये बिल्कुल सही है कि कम हुआ है, पर इसके कुछ मतलब फ़ायदे भी हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अनएम्प्लॉयमेंट, इससे हमें पता चल रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है भारत में वो कम होती जा रही है धीरे धीरे। और दूसरी बात करें तो लॉकडाउन का प्रभाव, जो पिछले साल लॉकडाउन का प्रभाव था वो बहुत ज़्यादा था, तो उसके कारण माइग्रेशन भी नहीं हो रहा था लोगों का। तो उसकी वजह से जो ये हमारी ये है मनरेगा, ये बहुत ज़्यादा अप्लाई हो रही थी ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड। बट अभी जो है इसका जो प्रभाव है ये कम हो जाएगा, क्योंकि कोविड जो है धीरे धीरे एक एंड पे आ गया है। तो अब धीरे धीरे लोग जो है वापस से अपने पुराने वर्क की ओर जा रहे हैं। तो उसकी वजह से जो मनरेगा की आई थिंक स्कीम, इसलिए इन लोगों ने इस बार थोड़ा कम रखा है। जी, अगले सवाल की ओर। मेरा सवाल ये है कि निजीकरण को लेकर सरकार ने बजट में कोई विशेष घोषणा करी है क्या? जी पार्थ जी, तो मैं आपसे इस सवाल का जवाब जानना चाहूँगा। जी, देखिए इस साल तो निजीकरण को लेकर जैसे मैंने पहले कहा कि 1,75,000 को घटाकर उन्होंने 78,000 कर दिया है। तो इससे साफ देखा जा सकता है कि इस साल तो सरकार ने अपने बजट में निजीकरण को लेकर कोई ख़ास बात या कोई ख़ास ऐसी घोषणा नहीं की है। और उस 78,000 करोड़ को लेकर उन्होंने अगले साल का भी उसको 65,000 करोड़ कर दिया है। तो कुल मिलाकर बात यही आ जाती है कि इस साल और अगले साल के लिए भी निजीकरण जो एक ठंडे बस्ते में जा चुका है। जी, इस पे मैं आपसे LIC का भी जानना चाहूँगा कि LIC के बारे में भी सरकार ने पिछले बार बात करी थी, घोषणा करी थी कि LIC का IPO आने वाला है। जी, उसके बारे में क्या कुछ बजट में इस बार बात करी गई है क्या? जी, LIC के IPO का जैसे हम देख सकते हैं कि उसका वैल्यूएशन जो है मेरे हिसाब से एवरेज 10 लाख करोड़ से लेकर 12 लाख करोड़ के बीच में हो सकता है। तो उसका 5% भी अगर आप लेके चले तो 1,75,000 जो मैंने आपको बताया था। बट इस साल IPO को लेकर काफ़ी ऐसे कुछ घोषणा नहीं की गई। हो सकता है कि 5% वो इस साल मार्च के एंड तक दे दें और अगले साल जो बाकी का 5% है वो करें। तो इस साल जो भी लोग LIC में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी निराशजनक बात हो सकती है, क्योंकि अभी ऐसा देखा नहीं गया है कि LIC को कुछ अच्छा निवेश देखने को मिलेगा। जी, अगला सवाल ले लेते हैं। मेरा ये सवाल है कि सरकार ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की कमाई पर 30% टैक्स लगा दिया है, तो क्या हम ये मान लें कि क्रिप्टो करेंसी भारत में लीगल कर दी गई है? जी, मेरे हिसाब से ये सवाल बहुत से युवाओं के मन में रहा। तो सृष्टि जी, आप मुझे इसके बारे में बताइए, जो इनका सवाल था इसका जवाब दे पाएँ अगर आप तो। जी बिल्कुल। तो इसकी सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें ये जानना होगा कि जो 30% टैक्स है वो क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं और 10 रुपये का हमें प्रॉफिट होता है, तो 3 रुपये जो है उसमें से हमारा टैक्स कटेगा। उसके बाद एक चीज़ और जो है वो है TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जैसे कि अगर हमारी सैलरी आती है तो उसमें से एक पर्टिकुलर अमाउंट हमेशा डिडक्ट होके आता है, तो उससे भी TDS ही बोला जाता है। वैसे ही हमारे जो भी वर्चुअल एसेट्स होंगे, अगर हम उनका ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उस पर भी वो 1% जो है वो डिडक्ट होगा अब से। और अब उसके कारण क्या है कि इनकम जो है हमारी वो अब इंक्रीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि लोगों को क्या होगा, अश्योरिटी ज़्यादा हो पाएगी अब इन चीज़ों पे, क्योंकि टैक्स लग चुका है एक तरीके से। और दूसरी चीज़ जैसे कि है कि क्रिप्टो करेंसी जो है क्या वो लीगलाइज हो गई है, तो ये चीज़ है कि गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं करेंसी को लीगलाइज मानती है जो RBI के द्वारा पूरी तरीके से साइन होती है। तो क्रिप्टो करेंसी जो है अभी तक हम नहीं कह सकते कि लीगलाइज हुई है पूरी तरीके से, जब तक उसका कोई रूल या वो नहीं आता, एक पूरा अच्छे से फॉर्मेट नहीं आता है। और दूसरी चीज़ अगर हम जाने तो इन सब चीज़ों को करने का बेसिक जो एक रीज़न था वो ये हो सकता है कि दूसरी कंट्रीज़ में भी ये चीज़ें होती है जहाँ बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वहाँ पे बहुत सारे इनकम जनरेटेड होती है। और जैसा कि पहले भी मैंने बताया था कि क्रिप्टो करेंसी जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया को ही बिलोंग करते हैं, तो उससे भी ये है कि अब ज़्यादा और ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे और उनको अपने पैसों की भी बिल्कुल श्योरिटी होगी। और एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी जो आई थिंक बहुत लोगों ने मिस्ड आउट कर दी है, कि जैसे हमारे डिजिटल एसेट्स जो हैं, अब अगर हम कोई गिफ्ट भी वर्चुअल एसेट है जो हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसमें जिस पर्सन को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको भी 30% टैक्स देना पड़ेगा उस पर। जी, तो मतलब क्रिप्टो करेंसी को लेकर अभी बहुत से सवाल है जिसका आंसर आना बाकी है। आखिरी सवाल ले लेते हैं दर्शकों का हम।
मेरा सवाल ये है कि किन चीज़ों की कीमत बढ़ी है या घटी है और इनकम टैक्स में क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है? जी, तो ये सवाल बहुत से जनता जानना चाहती थी इस सवाल को। तो शिखा जी, मैं आपसे चाहूँगा कि इस सवाल का आप जवाब दे पाएँ। जी बिल्कुल। इनकम टैक्स में तो जैसे बताया गया कि कोई ऐसा रादर मतलब मैक्सिमम कोई ऐसा चेंज हुआ ही नहीं है इनकम टैक्स स्लैब में। अब जो चीज़ें जैसे जो सस्ती हुई हैं उनमें है क्लोथ्स, लेदर गुड्स, मोबाइल फ़ोन्स, चार्जर, डायमंड, जेम्स एंड ज्वेलरी, एग्रीकल्चर टूल्स, पैकेजिंग बॉक्स, इलेक्ट्रिक गुड्स, एसिटिक एसिड एंड मोबाइल फ़ोन कैमरा लेंस। तो ये सब चीज़ें जो हैं सस्ती हुई हैं। और डियरर यानी कि जो चीज़ें महंगी हुई हैं उनमें है अम्ब्रेला, लाउड स्पीकर, हेडफोन, ईयरफोन, कैपिटल गुड्स, सोलर सेल्स, एक्सरे मशीन्स, LED लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स एट्सेट्रा। जी, तो इसके समापन से पहले मैं आप सभी से तीनों से मैं इस बजट के एक पॉजिटिव्स और एक नेगेटिव्स के बारे में जानना चाहूँगा, जो आपके हिसाब से एक पॉजिटिव चीज़ रही, जो एक नेगेटिव चीज़ रही। तो शिखा जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आपके हिसाब से इस बजट में कौन सी एक पॉजिटिव चीज़ रही और कौन सी एक नेगेटिव चीज़ रही? जो पूरा फोकस रहा है डिजिटलाइजेशन के ऊपर, मेरे हिसाब से वो सही है, क्योंकि वो एक टाइप से बताता है कि हाँ इंडिया ने भी इस चीज़ में सोचना शुरू कर दिया है और वो काफ़ी अहेड है बाकी कंट्रीज से इन सब चीज़ों के बारे में प्लानिंग करने को लेकर। और जो कमियां है वो ये है कि मिडिल क्लास और MSME और जो आम आदमी है उसके लिए उतना फोकस नहीं किया गया है। ज़्यादातर जो भी फोकस है वो दूरगामी है, अगले 25 साल 2047 तक का पूरा ब्लूप्रिंट है। बट आई थिंक जो फाइनेंशियली अगर इकोनॉमिक्स में देखें तो चीज़ें क्वार्टरली चेंज होती है, तो हमें दूरगामी बजट के साथ साथ कैसे हमें प्रेजेंट में जो हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उन पर भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए था। तो ये एक कमी थी मेजर। जी, पार्थ जी, आपके हिसाब से इस बजट के एक पॉजिटिव्स और एक नेगेटिव्स? जी तो मेरे हिसाब से बजट को मैं एक छोटा सा पॉइंट ही कहूँगा कि इट्स लाइक अ टॉप अप, कि हम जैसे मोबाइल रिचार्ज कराते हैं तो जैसे 100 रुपये का हमने रिचार्ज कराया तो उसको अब हमने 500 रुपये का कर दिया है। बट इसकी पॉजिटिव चीज़ यही है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ने से हो सकता है कि बेरोज़गारी का दर कम हो, नौकरियां लोगों को ज़्यादा प्राप्त हो और MSMEs के तहत जो स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज़ थी उनको एक उछाल मिलेगा। नेगेटिव पॉइंट यही है, जैसे शिखा ने कहा कि मिडिल क्लास को कोई सुधार नहीं हुआ है। जो मिडिल क्लास जो हमेशा एक आशा लेके बैठी रहती है हर साल की, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो आम जनता है, उनको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। उनके हाथ में इस बार देखा है कि बचत नहीं हो पाई, उनके हाथ में पैसा नहीं आया जिससे वो आगे कुछ इन्वेस्ट कर पाएँ। ना इनकम टैक्स की उनको छूट मिली है, ना कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो होता है, ऐसा कुछ नहीं मिला है। और NPS के तहत एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जो राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको केंद्र सरकार के कर्मचारी जैसे लाभ ज़रूर मिलेंगे, लेकिन कुछ हद तक देखा जा सकता है कि मिडिल मैन अभी भी कहीं कुछ आशाओं के साथ अभी भी पीछे छूट गया। जी, सृष्टि जी, आपकी इस बजट से एक पॉजिटिव और एक जो आपकी डिसअपॉइंटमेंट रही? जी, पहली चीज़ जो पॉजिटिव रही वो ये है कि आत्मनिर्भर भारत पे वापस से फोकस करना हमने स्टार्ट कर दिया है, जिससे बहुत फ़ायदा भी होगा। ज़्यादा लोग अब जो नए बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या बडिंग जो भी हैं वो अपनी अपनी फील्ड में अब एक अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया पे ज़्यादा फोकस करा गया। और कमियां की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि शिखा जी और पार्थ जी ने बोला था, सेम वही चीज़ है कि मिडिल लेवल वाले मिडिल अर्निंग वाले पीपल हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनको एक्सपेक्टेड बहुत सारी चीज़ें थी, जो आउटपुट और रिज़ल्ट हम लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आया नहीं है। तो वो एक सबसे बड़ी खामी रहेगी। और टैक्स पे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, एग्रीकल्चर में भी थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था कि क्योंकि इलेक्शंस भी आ रहे हैं, दूसरी चीज़ें भी हो रही है, तो थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहेगा या चीज़ें हमें देखने को मिलेगी जो कि देखने को मिली नहीं, तो वो थोड़ा सा निराशाजनक। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार व्यक्त करने के लिए। इंग्लिश में कहावत है कि डेविल लाइज इन डिटेल्स। इस 39 लाख करोड़ के बजट के जब हम डिटेल्स में गए तो हमें मालूम पड़ा कि सरकार की प्राथमिकता थी कैपिटल एक्सपेंडिचर, जहां पर उन्होंने 7.5 लाख करोड़ का बजट एलोकेट किया। वहीं दूसरी ओर अगर हम मध्यम वर्ग की ओर से देखें तो एक निराशाजनक बजट रहा, क्योंकि इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई चेंजेस नहीं हुए और गरीबों के लिए एक मार्जिनलाइज्ड इंक्रीज रहा, जिसको भी एक निराशाजनक तरीके से ही देखा जा रहा है। ये थी हमारी पेशकश बजट को लेकर। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए लेक सिटी लाइव के साथ। धन्यवाद।